फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। हमारा चैप्टर चल रहा था शीत युद्ध का दौर और उसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। और इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। हमने लास्ट वीडियो में यानी पार्ट सेकंड में देखा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो जो गुटनिरपेक्ष देश थे यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल हुए देश थे वो क्या थे? अल्प विकसित थे, यानी उनका अभी तक विकास नहीं हुआ था। विकास करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने कौन सी थी? विकास करने की चुनौती। और साथ में वहाँ पर गरीबी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। तो गरीबी से उभरने की भी चुनौती थी और साथ में विकास करने की भी चुनौती थी। तो इसी टाइम में ही नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जो धारणा थी उसका जन्म हुआ। यूएनओ के विकास और व्यापार से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था 1972 में। फिर से बता देती हूँ, यूएनओ के विकास और व्यापार से संबंधित सम्मेलन हुआ था 1972 में। और वो सम्मेलन कौन सा था? अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें एक रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट का नाम था टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। वापिस से समझा देती हूँ। यूएनओ के विकास और व्यापार से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था 1972 में। सम्मेलन कौन सा था? अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें एक रिपोर्ट रखी गई थी, उसका शीर्षक क्या था? टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अब इसमें कुछ सुधार बताए गए थे ताकि जो अल्प विकसित देश है उनका भी धीरे धीरे विकास होने लगे। अल्प विकसित देश है वो गरीबी से हटकर आगे बढ़ने लगे। इसके लिए उन्होंने कुछ सुधार बताए थे। 4 सुधार बताए थे जो कि हम इसमें देखेंगे। तो पहला सुधार उन्होंने ये बताया था कि जो अल्प विकसित देश है उनके पास प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन का मतलब है कि जो खनिज हो गए, जैसे कि लोहयस्क हो गया, तांबा बॉक्साइट हो गया, या फिर जो तेल के कुएं हैं वो हो गए, ये सारे प्राकृतिक संसाधन में आता है। जो अल्प विकसित देश है उनके पास प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन उनका दोहन कौन कर रहा है? उनका दोहन विकसित देश कर रहे हैं। तो पहला सुधार उन्होंने ये बताया था कि उनका दोहन विकसित देश न करके अगर अल्प विकसित देशों का उनके प्राकृतिक संसाधन पर अगर नियंत्रण होगा तो उनका विकास अच्छी तरह से होगा, क्योंकि उनके पास एक ही चीज़ है, वो है प्राकृतिक संसाधन, और वो भी बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर वो उस पर नियंत्रण करेंगे तो उनका विकास बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। और सेकंड पॉइंट ये था कि जो अल्प विकसित देश है उनके पास कच्चा माल पाया जाता है, और जो विकसित देश है वो कच्चे माल को खरीदते हैं, निर्मित वस्तु में बदलते हैं और वो वापिस से ही अल्प विकसित देशों के बाजारों में बेच देते हैं। एक एग्जांपल से समझा देती हूँ मैं। अल्प विकसित देश के पास मान लो कपास बहुत अच्छा होता है, कोई विकसित देश है वहाँ पे कपास होता ही नहीं है, तो अल्प विकसित देश क्या करेंगे? कपास करेंगे और जो विकसित देश है वो उसे खरीद लेंगे। खरीदने के बाद उससे कोई वस्तु बना लेंगे, जैसे कि कपड़ा बना लिया उन्होंने, और उस कपड़े को मतलब अल्प विकसित देशों के मार्केट में उच्च दामों पर बेच देंगे। अब इससे क्या होता था? विकसित देशों को तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन जो अल्प विकसित देश है उनको फायदा नहीं होता, उनको नुकसान होता है। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि जो अल्प विकसित देश है अपना सामान विकसित देशों के बाजारों में बेचे, यानी कि अल्प विकसित देश कोई सामान बनाए और उसे कहाँ बेचे? विकसित बाजारों के देशों में बेचे। इससे क्या होगा? उनके पास विदेशी मुद्रा भी आएगी और अल्प विकसित देश है वो धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ने भी लगेंगे। ये था इसका सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये था कि जो अल्प विकसित देश है उनको कोई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान खोलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान
जहाँ पे सारे अल्प विकसित देश आकर मिले, सारी योजनाएं बनाएं, सारा कुछ करें, ताकि क्या हुआ, उनका भी धीरे धीरे विकास होने लग जाए। क्योंकि अगर हम योजना बनाकर विकास करते हैं तो विकास अच्छी तरह से होता है, और अगर कोई बाधा भी आती है तो भी हम उससे सिमट सकते हैं अगर हम योजना बनाकर विकास कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें मैंने आपको बता दिया कि इनको अपने जो बाजारों, मतलब विकसित देश के बाजार है वहाँ पे सामान बेचना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि प्राकृतिक संसाधन है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान में इन्हें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जहाँ पे सारे अल्प विकसित देश आए, मिले, देखें और योजना बनाएं। और फिर चौथा पॉइंट ये है कि जो अल्प विकसित देश हैं उनके पास प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। नहीं है। जो अल्प विकसित देश है उनके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। उन्हें क्या करना है, विकसित देशों से टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती है अपना विकास करने के लिए। विकसित देशों से उन्हें टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती है। तो चौथा पॉइंट ये बताया था कि जो अल्प विकसित देश है उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी विकसित देशों को कम दामों पर बेचनी चाहिए। उससे क्या होगा, जो अल्प विकसित देश है उनका भी धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ सुधार बताए गए थे जिससे जो अल्प विकसित देश है वो भी धीरे धीरे विकास की श्रेणी में आने लगे, उनका भी धीरे धीरे विकास होने लगे। हमने पढ़ा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, उसमें आर्थिक मुद्दों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था कि आर्थिक विकास, आर्थिक मुद्दे, इन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया था, दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी आर्थिक मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने लगे दूसरे मुद्दे की जगह। क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल थे वो कौन से थे, अल्प विकसित देश थे, उन्हें विकास करना था। इस कारण से आर्थिक मुद्दे वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने लगे बाद के टाइम में। लेकिन ये जो मैंने कुछ सुधार बताए थे आपको 4, इनका विकसित देशों ने विरोध किया, क्योंकि ये सारे के सारे सुधार विकसित देशों के खिलाफ थे। उनका इसमें कोई फायदा नहीं होता। फायदा किसका हो रहा था, अल्प विकसित देशों का फायदा हो रहा था। इस कारण से उन्होंने इन सारी चीज़ों का विरोध भी किया। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, वो हमारा खत्म हो गया। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत और शीत युद्ध। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि भारत क्या था, एक गुटनिरपेक्ष देश था, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक शामिल देश था। अब ये भारत है, भारत न ही अमेरिका वाली टीम में गया और न ही सोवियत संघ वाली टीम में गया। भारत ने एक अलग ही नीति अपनाई। वो कौन सी नीति थी, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी भारत ने। इसका कहने का मतलब यह है कि जो गुटनिरपेक्ष देश था, यानी ना ही वो अमेरिका वाली टीम में गया ना ही सोवियत संघ वाली टीम में गया, वो दोनों गुटों से अलग रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भूमिका नहीं निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भूमिका तो निभाई थी, लेकिन उस शीत युद्ध को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे घटाने के लिए भूमिका निभाई थी। अब भारत को इसके कुछ फायदे भी हुए थे। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल हुए थे उनको कुछ फायदे भी हुए थे। पहला फायदा ये था कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपने पक्ष में फैसले ले सकते थे। जैसे भारत एक गुटनिरपेक्ष था, ना ही वो अमेरिका वाली टीम में था ना ही वो सोवियत संघ वाली टीम में था, तो भारत पर किसी का दबाव नहीं था भाई तुम्हें ये ही फैसला लेना है। भारत एक गुटनिरपेक्ष था, भारत चाहे तो कोई भी फैसला ले सकता है, चाहे वो खुद के मतलब पक्ष में फैसला ले, चाहे वो किसी और के पक्ष में फैसला ले, क्योंकि अब वो ना ही किसी की टीम में था। अगर भारत किसी की टीम में शामिल हो जाता, जैसे कि अमेरिका की टीम में शामिल हो जाता या फिर सोवियत संघ की टीम में शामिल हो जाता, तो भारत के ऊपर किसी देश का दबाव बना रहता, और जब भी वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में फैसले लेता तो जो महाशक्ति उस पर दबाव डालती, भाई तो ये फैसला ले। इस कारण से भारत को उनके दबाव में आकर फैसला लेना पड़ता। लेकिन भारत क्या था, एक गुटनिरपेक्ष देश था।
इस कारण से उस पर किसी भी महाशक्ति का दबाव नहीं था और वो अपने मामले मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में फैसले अपने पक्ष में ले सकता था। पहला फायदा भारत को ये हुआ था। और सेकंड फायदा ये हुआ था कि अगर कोई महाशक्ति भारत का विरोध कर रही है, भारत की आलोचना कर रही है, तो भारत के पास एक सिंपल ऑप्शन था कि वो उस महाशक्ति को छोड़ के दूसरी महाशक्ति वाली टीम में शामिल हो जाए। जैसे अगर अमेरिका भारत की आलोचना कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, तो भारत के पास एक ऑप्शन था कि वो सोवियत संघ वाली टीम में चला जाए। अगर सोवियत संघ उसका विरोध कर रहा है तो उसके पास एक ऑप्शन था कि वो अमेरिका वाली टीम में चला जाए। यानी भारत के पास अभी भी दोनों ऑप्शन बने हुए थे कि वो किसी की भी टीम में शामिल हो सकता है। इससे भारत को फायदे हुए थे। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना भी की जाती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भारत के संदर्भ में आलोचना ये की जाती है कि पहले ही आलोचना है कि ये सिद्धांतविहीन है। सिद्धांत विहीन का मतलब है इसमें कोई निर्णय लिया ही नहीं गया। अब भारत के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो सोवियत संघ की टीम में शामिल हो जाए या फिर वो अमेरिका की टीम में शामिल हो जाए। ना ही भारत सोवियत संघ की टीम में गया, ना ही वो अमेरिका की टीम में गया। यानी भारत के पास दो ऑप्शन थे, लेकिन भारत ने उन दोनों ऑप्शंस को ही नहीं चुना। यानी उसने कोई अच्छी तरह से फैसला ही नहीं लिया। ये बात कहते हैं आलोचक। और साथ में ये भी कहते हैं कि भारत ने खुद के फायदे के लिए, अपने खुद के देश के फायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ज़्यादा भूमिका नहीं निभाई। ये आलोचकों का कहना है। और साथ में उसने कोई फैसला नहीं लिया, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। और सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि 1971 में, अगर आपको पता होगा तो बांग्लादेश संकट आया था इस टाइम में, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस टाइम में भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि की थी। मित्रता का एक समझौता किया था सोवियत संघ के साथ। किसके साथ? सोवियत संघ के साथ भारत ने किया था। तो इसमें कुछ आलोचक कह रहे थे कि भारत अब एक गुटनिरपेक्ष नहीं रहा क्योंकि उसने सोवियत संघ के साथ एक मित्रता की संधि कर ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सोवियत संघ की टीम में शामिल हो चुका है। वो तो बस थोड़ी सी हेल्प चाहता था कि ताकि वो इस मुसीबत से निपट सके। लेकिन भारत अभी भी गुटनिरपेक्ष देश बना हुआ था। इसकी आलोचना भी की जाती है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ फायदे भी होते हैं। ये दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरह से हमारा जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। सबसे पहले हमने पढ़ा शीत युद्ध होता क्या है, ये कब शुरू हुआ। इससे जो एक पूरा वर्ड है वो दो भागों में बंट गया था, एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट। बाद में शीत युद्ध यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी निकल कर आया था। और बाद में हमने पढ़ा इसमें शीत युद्ध के दायरे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्यूबा मिसाइल संकट। उसके बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसमें भारत ने क्या क्या भूमिका निभाई, गुटनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से इसमें पढ़ ली थी। उसके बाद में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि इस धारणा का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से सम्मेलन में कौन सी रिपोर्ट रखेगी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और लास्ट में जो हमने पॉइंट पढ़ा वो था भारत और शीत युद्ध। तो ये इन सारे पॉइंट्स के साथ ही जो हमारा चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।